हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। पढ़ें वही जो हो सही। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ में यह हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ा, उनके बारे में जाना, है ना, उनके कंसेप्ट्स, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स, है ना। तो आज हम लोग जो बाकी के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इंडियन, है ना, उनको जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरे बारे में है, आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। मेरा नाम दिलीप है ना, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 3। 2 पार्ट ऑलरेडी कवर्ड हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उनको देख लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के जो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आप इनका टाइमलाइन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इनका टाइमलाइन देख लीजिए, 1856 से 1920 का है। ठीक है, इनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए उनमें पहली जो बुक है वो है दी ओरियन, जो कि पब्लिश हुई 1893 में। दूसरी जो बुक है वो है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, और यह बुक पब्लिश हुई 1903 में। दोस्तों, इसी बुक में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि जो आर्यंस है ना, आर्यंस जो इंडिया में आए वो कहाँ से आए, तो उन्होंने आर्कटिक रीजन से बताया कि आर्कटिक रीजन से ही आर्यंस यहाँ पे प्रवेश किए। तो ये बुक का नाम आप लोग याद रखिए। तीसरी बुक है गीता रहस्य। ठीक है, तीसरी बुक गीता रहस्य पब्लिश्ड हुआ 1915 में। चौथी बुक है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक जी ने 2 न्यूज़पेपर्स, है ना, 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड किए, जिनमें पहला है मराठा, ठीक है, और दूसरा है केसरी। दोस्तों, मैं बताते चलूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ में अक्सर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको मैच करने के लिए आता है कि किस पॉलिटिकल थिंकर ने क्या न्यूज़पेपर पब्लिश किया, है ना। तो आपको यदि पता हो कि तिलक ने मराठा और केसरी 2 न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन किया है तो आपको मैच करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक ये पॉइंट जान लेते हैं कि उनके द्वारा न्यू इंग्लिश स्कूल का गठन किया गया। ठीक है, तो यदि पूछा जाए न्यू इंग्लिश स्कूल का गठन किनके द्वारा स्थापना की गई थी, तो तिलक जी के द्वारा। कहाँ पे? पुणे में या पूना। ठीक है, तो ये हमारा तिलक जी के बारे में ये बुक्स और ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट हमें पता होनी चाहिए वो ये, ठीक है, कि वो उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया था। कब? 1884 में। ठीक है, यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहला डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने फाउंड किया था कब? 1884 में। ठीक है, और जो उनके साथ, है ना, तिलक जी के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड करने में जो इम्पोर्टेंट रोल निभाए थे उनका नाम था गोपाल गणेश अगरकर। तो तिलक, है ना, तिलक जी और ये दोनों मिल के, है ना, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन उन्होंने किया था, उनकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ फर्गुसन कॉलेज। ठीक है, ये कहाँ पे है? पुणे में। तो पुणे में जो फर्गुसन कॉलेज है, ठीक है, यह इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था और इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। फर्गुसन कॉलेज 1885 पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट, तिलक को कहा गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, और यह किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल नामक एक व्यक्ति ने कहा। ठीक है, तो ये अक्सर पूछा जाता है कि वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक जी के बारे में क्या कहा, तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, उन्हीं के द्वारा दो फेस्टिवल्स को बेसिकली पॉपुलराइज्ड किया गया, ठीक है। और दो फेस्टिवल कौन कौन से थे? पहला गणेश चतुर्थी फेस्टिवल और दूसरा शिव जयंती फेस्टिवल, है ना, शिव जयंती। तो ये दोनों फेस्टिवल्स को महाराष्ट्र में पॉपुलराइज्ड करने का जो श्रेय दिया जाता है वो तिलक को दिया जाता है, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल उन्होंने इसीलिए स्टार्ट करवाया ताकि वहाँ पे जो एकजुटता की भावना हो, है ना, लोगों में, इंडियंस में, वो देखने को मिले, ठीक है। अब आप सभी ने सूरत स्प्लिट 1907 के बारे में जाना होगा, है ना। तो इनसे क्या कनेक्शन है तिलक जी का, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, और जो मॉडरेट्स थे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि तिलक या फिर लाजपत राय आईएनसी के प्रेसिडेंट बने सूरत सेशन में, है ना, ये तिलक या तो लाजपत राय, ठीक। लेकिन मॉडरेट्स का कहना था कि नहीं, रास बिहारी घोष को बनना चाहिए प्रेसिडेंट। तो इन्हीं को लेकर के विवाद हुआ, है ना, और सूरत स्प्लिट देखने को मिला 1907 में, और इसी में एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स का वो देखने को मिला केस, ठीक है। तो याद रखिएगा तिलक जी का कनेक्शन इसी प्रकार से है सूरत स्प्लिट से कि उनको चेयरमैन बनाए जाने की बात कही जाने लगी आईएनसी का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की, ठीक है। तिलक ने 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। यह पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बना, किनके द्वारा बनाया गया, यह सारा आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत सारे PYQs देखे हैं, ठीक है, मेरे जो अपने के नोट्स थे, ठीक है, और बाकी जो PhD से संबंधित जो इंट्रेंस टेस्ट हुआ, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो MA PhD, है ना, ये सब जो टेस्ट हुए उनसे जो PYQs मैंने देखे उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाया हूँ, आपके लिए नोट्स बना दिया हूँ। तो आप लोग इन सब पॉइंट्स को जरूर से याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट कराने में जो दो इम्पोर्टेंट पर्सन, है ना, जो सबसे ज़्यादा रोल निभाए थे, उनमें थे तिलक जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट दो व्यक्तियों की वजह से हुआ था मेनली, है ना, जिन्होंने लीड किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 में उन्होंने स्टार्ट किया, यह पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, JS मिल के जो आइडिया था इंडिपेंडेंस का, है ना, आज़ादी की जो आइडिया है JS मिल का, है ना, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए थे। तिलक जी इनके आइडियाज से बहुत प्रभावित हुए थे। तो यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो 2 बार मेंबर बने थे, यह भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आज़ादी के समय में होम रूल लीग चलाया गया था, है ना। तो 2 लोग जो होम रूल लीग को लीड किए, उनमें पहले थे तिलक जी और दूसरी थी एनी बेसेंट, ठीक है। तो दोनों का स्टार्टिंग समय अलग अलग था और जो वर्किंग एरिया है वो भी अलग अलग था। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि अप्रैल 1916 में होम रूल लीग को लीड किया गया तिलक जी के द्वारा, और सितंबर 1916 में, है ना, होम रूल लीग को लीड किया गया एनी बेसेंट के द्वारा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तिलक जी ने ब्रिटिशर्स को क्या कहा? फादर ऑफ इंडियन डिसअफेक्शन एंड बिगेस्ट ट्रेटर, यानी सबसे बड़ा देशद्रोही ब्रिटिशर्स को कहा गया तिलक जी के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे एक स्टेटमेंट है जो कि तिलक जी ने दिया है, वो ये है कि अ नेशन विच डज नॉट नो टू ऑनर इट्स हीरोज कैन नॉट सर्वाइव एंड डेवलप। इसका मतलब कि ऐसा देश, है ना, जो अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो ना ही जीवित रह सकता है ना, और ना ही विकास कर सकता है। तो हमें अपने हीरोज को रिस्पेक्ट देना है, ऑनर करना चाहिए, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट तिलक जी के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कितने आते हैं नेट JRF में, तो इसीलिए स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने तिलक जी के बारे में जाना।
आइए अब हम अपने दूसरे आज के पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो तिलक जी के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनमें सब अभी हैं दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो उनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। पहली बुक है द टू प्लान्स 1958 में पब्लिश हुई। दूसरी बुक है डिवैल्यूएशन अ ग्रेट फॉल जो कि पब्लिश हुई 1966 में। तीसरी जो बुक थी वो है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म 1967 में। दोस्तों यह कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का, ठीक है। याद रखिए इस कंसेप्ट से डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे, है ना, कि सीधा आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि किनका कंसेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और आपके ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको टिक करना है दीनदयाल उपाध्याय। यह कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक पॉलिटिकल डायरी विच पब्लिश्ड ऑन इन 1968, ठीक है। उसके बाद अखंड भारत की पुस्तक उन्होंने लिखी, है ना। जनसंघ सिद्धांत और नीति, तो यह पुस्तक भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित ये सारे बुक्स आपको याद रखने हैं विथ पब्लिशिंग ईयर, ठीक है। अब हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ और एडिशनल पॉइंट्स जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है, आपको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो पहला पॉइंट, उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था बट फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ब्रिटिशर्स के समय में ही क्वालिफाई किए थे। 1942 में, ठीक है, उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट दिया जो मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिए इसको, वीवीआई है ये, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, जैसे एक वीकली पब्लिश्ड होता है ना, एक हर एक दिन आता है और एक मंथली पब्लिश्ड होता है। तो उन्होंने 3 प्रकार के न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया, ठीक है। वीकली जो पब्लिश हुआ उसका नाम था पंचजन्या, ठीक है। जो डेली पब्लिश हुआ उसका नाम था स्वदेश और जो मंथली पब्लिश हुआ उसका नाम था राष्ट्र धर्म। तो दोस्तों आपको तीनों इसी क्रोनोलॉजी में याद रखना है कि कौन सा वीकली पब्लिश्ड हुआ, कौन सा डेली पब्लिश हुआ और कौन सा मंथली पब्लिश्ड हुआ, क्योंकि यह मैच करने के लिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसको इसी क्रोनोलॉजी में प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने जर्नलिज्म को लेकर के एक बात कही कि डोंट डिस्टोर्ट द न्यूज़, यानी कि न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश करना चाहिए, है ना। जैसे आज के समय में पेड न्यूज़ होता है या फिर प्रोपेगेंडा दी कराना हो, है ना, फेक न्यूज़ होता है, तो बहुत सारे की न्यूज़ होने लग गए आजकल। तो जर्नलिज्म को लेकर के उन्होंने कहा कि न्यूज़ को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी किनके ऊपर, जगत गुरु शंकराचार्य। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर किनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, है ना, तो दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट, उन्होंने सोसाइटी को एक फैमिली के रूप में माना। तो सोसाइटी एज अ फैमिली, सोसाइटी यहाँ पे ए होगा, सोसाइटी एज अ फैमिली किनके द्वारा कहा गया, किनके द्वारा कंसिडर किया गया, तो दीनदयाल उपाध्याय जी थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित हम लोगों ने देखे। सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ये सारे बुक्स, है ना, और जो उनके एडिशनल पॉइंट्स हमने देखे। आइए अगले थिंकर की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं उनका नाम है राम मनोहर लोहिया, ठीक है। इनका टाइमलाइन आप लोग देख लीजिए, 1910 से 1967 तक का इनका टाइमलाइन था, है ना। और इन्होंने जो बुक्स लिखे उनमें जो पहली बुक है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, यहाँ पे टी होगा, सोशलिस्ट पार्टी। जैसे आप लोग जानते होंगे राम मनोहर लोहिया एक सोशलिस्ट लीडर थे, है ना, सोशलिस्ट लीडर थे, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी जो बुक है वो है इक्विडिस्टेंट थ्योरी, और जो कि पब्लिश हुई 1953 में। तीसरी बुक है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि आपने PYQs देखे होंगे, है ना, तो आपको पता होगा कि यह बुक अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो कि पब्लिश हुआ 1955 में। मैं बताते चलूँ कि इस YouTube चैनल पे आपको मैं PYQs कराऊंगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, PhD का, है ना, और MA एंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है, चाहे वो DU हो, BHU हो,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, जितने आप PYQs करेंगे, चाहे UGC नेट JRF से संबंधित हो, जितने भी PYQs आप करेंगे उतने क्वेश्चंस आपको याद होंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, इसलिए हम लोग ये सारे भी चीज़ें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बुक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963, यह भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट बुक फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, पब्लिश्ड हुआ 1949 में। नेक्स्ट बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जो कि पब्लिश्ड हुआ 1960 में, ठीक है। उसके बाद हिंदू वर्सेस हिंदू, यह बुक भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। उन्होंने एक वीकली पब्लिश किया जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट, ठीक है, यह हर एक सप्ताह पब्लिश होता था, तो इस न्यूज़पेपर का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। आइए, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, ये हमने देख लिया, ठीक है, हाँ ये है। तो आप लोग इसको हर एक पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, राम मनोहर लोहिया जी ने 5 प्रकार के इनइक्वालिटीज, असमानताओं के बारे में हमको बताया, ठीक है। समाज में जो 5 प्रकार की असमानताएं, इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि कौन कौन से हैं। तो पहला उन्होंने बोला इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन, ठीक है, मेन एंड वीमेन के बीच में जो इनइक्वालिटी है। दूसरा इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, इसी को हम लोग रेसिज्म का नाम देते हैं, है ना, रेसिज्म का नाम देते हैं। तीसरा इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, जाति आधारित इनइक्वालिटी। चौथी इनइक्वालिटी है इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन इनकम, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, आर्थिक रूप से जो असमानताएं समाज में है, कोई रिच बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें इनकम इनइक्वालिटी में आ जाएगी। 5वीं प्रकार की इनइक्वालिटी उन्होंने कहा कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज ओवर द अदर, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, है ना, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कॉलोनी अपनी बनाई, तो ये चीज़ें, है ना, तो जब इस तरह का कोई देश करता है तो भी यह असमानता में आएगा। तो उन्होंने 5 प्रकार की इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया, ठीक है। अब एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था 7 रेवोल्यूशन का, तो सिंपल पूछा जाएगा, या जिसको सप्त क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो सप्त क्रांति का आइडिया या 7 रेवोल्यूशन का आइडिया किनके द्वारा दिया गया, तो आपको ध्यान में रखना है, वो कौन थे, राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है। अब 7 रेवोल्यूशन कौन कौन से हैं ये भी ध्यान में रखने हैं। देखिए, 5 प्रकार के इनइक्वालिटीज के बारे में उन्होंने बताया, है ना, तो उन 5 इनइक्वालिटीज से लड़ने के लिए 5 रेवोल्यूशंस के बारे में उन्होंने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 5 अगेंस्ट अबव इनइक्वालिटीज, है ना, जो रेवोल्यूशन होगा वो इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट होना चाहिए, जितने भी इनइक्वालिटीज है ये 5, और 2 उन्होंने ऐड किया, जो एक होगा वो है सिविल लिबर्टीज के लिए, ठीक है। तो आपको रेवोल्यूशन करना है सिविल लिबर्टीज के लिए, और दूसरा रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 ऊपर के रेवोल्यूशंस और 2 यानी 7 सप्त क्रांति 7 रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया, ठीक। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, ठीक है। जब इनका गठन हुआ इस पार्टी का, तो वो उनके मेंबर बने, हैं ना, बाकी जो भी सारा काम उनको करना था तो वो सारा चीज़ उनको वे करते थे, ठीक है। फिर वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बने, है ना। कब बनी थी यह पार्टी, 1952 में, तो यह पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। उनके द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया गया जिनका नाम था न्यू सोशलिस्ट पार्टी। तो यदि पूछा जाए न्यू सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है। यह पार्टी के द्वारा एक जर्नल पब्लिश होता था जिसका नाम था मैनकाइंड, ठीक है। तो मैनकाइंड जो जर्नल है वो भी राम मनोहर लोहिया से संबंधित है, उन्हीं के द्वारा पब्लिश किया जाने लग गया, ठीक है। उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जिनका नाम जो इस प्रकार से है, हिस्ट्री रिवॉल्व्स लाइक अ सर्कल, यानी इतिहास कैसे रिवॉल्व करता है, एक सर्कल के जैसे, है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। उन्हीं के द्वारा इंग्लिश हटाओ मूवमेंट चलाया गया, ठीक है, यानी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। फिर
उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जो हमें पता होना चाहिए, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनल मोशन बिटवीन कास्ट्स एंड क्लासेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। तो राम मनोहर लोहिया से संबंधित ये सारे पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, जो उन्होंने सप्त क्रांति दी, जो उनके जो आइडियाज थे, है ना, ये सारे पॉइंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले थिंकर की ओर, और आज के जो हमारे थिंकर हैं नेक्स्ट, उनका नाम है पंडिता रामाबाई, है ना। इनका टाइमलाइन आप लोग देख लीजिए, 1858 से 1922 का, है ना। उसके बाद जो बुक्स उन्होंने लिखे उनमें पहली बुक है अ टेस्टिमनी, जो कि पब्लिश हुई 1917 में। दूसरी बुक है वॉयज टू इंग्लैंड विच पब्लिश्ड इन 1883। ठीक है। तीसरी बुक है द हाई कास्ट हिंदू वीमेन, यह पब्लिश हुई 1887 में। चौथी बुक है राइज एंड फॉल ऑफ आर्यन रेसेस। पांचवी बुक है द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, 1924 में पब्लिश हुई। छठी बुक है द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन। ठीक है। सातवीं बुक है स्त्री धर्म नीति। दोस्तों यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पीपल ऑफ यूएसए। ठीक है। तो ये सारे बुक्स किनके द्वारा लिखे गए हैं, पंडिता रामाबाई के द्वारा, और सारे बुक्स का नाम आपको याद रखने हैं। आइए अब इनसे संबंधित जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो हमको पता होने चाहिए, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। एक सेकंड में जूम कर दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, ठीक है, देखिए उन्होंने आर्य महिला समाज, ठीक है, या जिसको आर्य वुमेन सोसाइटी कहते हैं, उन्होंने फाउंड किया इसको। ठीक है। तो आर्य महिला समाज का गठन किनके द्वारा किया गया, किनके द्वारा स्थापना किया गया, तो पंडिता रामाबाई के द्वारा। ठीक है। कब किया गया, 1882 में। कहाँ पे, पुणे में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और इनका मेन मकसद क्या था, जो चाइल्ड मैरिज है उनके अगेंस्ट लड़ाई करना, है ना। चाइल्ड मैरिज को समाप्त करना ही उनका लक्ष्य था। तो आर्य महिला समाज 1882 में बनाया गया रामाबाई के द्वारा पुणे में। ठीक है। टू कम्बैट चाइल्ड मैरिज। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, वो बाद में क्रिश्चियन बन गए 1883 में। ठीक है। तो ये पॉइंट पूछा जाता है कि क्रिश्चियन वो कब बने, तो 1883 में। ठीक है। उनके द्वारा 2 ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए पहला शारदा सदन, ठीक है, जो कि 1889 में बना। दूसरा मुक्ति मिशन, या जिसको लिबरेशन मिशन भी कहा जाता है। ठीक है। यह भी 1889 में बना। और दोनों का मकसद क्या था, एजुकेट करना, ठीक है, और सपोर्ट करना। ठीक है। किसको, चाइल्ड को, है ना, चाइल्ड को एजुकेट करना और सपोर्ट करना, और अबॉलिश करना चाइल्ड मैरिज को। ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है यहाँ पे, टू अबॉलिश चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और वो चाहते थे जो चाइल्ड है उनको एजुकेट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है। तो ये उनका मिशन था। तो आपको याद रखना, शारदा सदन और मुक्ति मिशन 1889 में किनके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो रामाबाई के द्वारा। नेक्स्ट, उनको केसरे हिंद मेडल से सम्मानित किया गया 1919 में, किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने उनको सम्मानित किया केसरे हिंद मेडल से। नेक्स्ट पॉइंट, जो उनका नाम है पंडिता रामाबाई, उसमें जो टाइटल है पंडिता, ठीक है, वह उनको इसलिए दिया गया क्योंकि उनको संस्कृत में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, एक्सपर्टीज थी उनकी संस्कृत में, इसके वजह से उनको टाइटल पंडिता का दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत लैंग्वेज इज एंटी फीमेल, यह उनका स्टेटमेंट है, इसको प्लीज़ ध्यान से याद रखिए। ठीक है। फिर उन्होंने सपोर्ट किया था इंटरकास्ट मैरिज को। वो चाहती थी कि जो समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट बेस्ड, उसको ख़त्म करने का यह एक अच्छा तरीका है। तो इंटरकास्ट मैरिज पे उनका काफ़ी ज़्यादा जोर था। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पंडिता रामाबाई से संबंधित आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस सेशन में हमने 4 पॉलिटिकल थिंकर्स को देखा, है ना, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट 3 का ये जो लेक्चर था वो यहाँ समाप्त होता है। आपको जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं
या जो भी आपको एडिशनल पॉइंट्स आपको चाहिए, जो भी सिलेबस से संबंधित है, वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। और यदि आप इसी तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अलावा जो बाकी यूनिट्स हैं उनको अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है ना, इस सब के लिए हम आभार हैं। और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें, ठीक है, ताकि हम आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ प्रिपरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।